जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के वीडियो पे। तो आपको पता होगा कि जैक बोर्ड यानी कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा क्लास 10 के लिए मॉडल सेट जारी किया गया है। और ये जो मॉडल सेट है ये टर्म 2 के सारे विद्यार्थियों के लिए है, या मैं यूँ कहूँ कि ऐसे विद्यार्थी जो 2022-21 का परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मॉडल पेपर है ये बेसिकली सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्या है मॉडल सेट है। और इस मॉडल सेट को अगर आप अच्छे से करते हो तो क्या होगा कि आपको 40 नंबर जो है इस सेट के आधार से आने वाले हैं। और इस सेट को पूरा करने के लिए लगभग आपको 1.5 घंटे का क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है। तो ये रही कुछ सामान्य निर्देश के बारे में। तो चूंकि हर एक वीडियो में हम लोग कुछ जनरल जो इंट्रोडक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में क्या दे, उत्तर दे। यानी कि जितने भी आपको उत्तर देने होते हैं वो आपको अपने ही शब्दों में देने होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एज ए प्रूफ कि भाई अब कैसे आप अपने शब्दों में उत्तर दोगे, इसके लिए हम लोगों ने क्या करा है कि पूरा का पूरा पीडीएफ जो है अपने हाथों से लिखकर हम लोगों ने बनाया है। यानी कि जिससे आपकी ये डाउट तो क्लियर हो जाएगी कि सर हाथ से कैसे लिखे और अपने शब्दों में कैसे लिखे, इस बात की कंफर्म जो है हो जाएगी। बात करेंगे दूसरे निर्देश में। तो देख सकते हो कि इस जो मॉडल पेपर है यानी कि जो भी आपका एसएसटी का जो मॉडल पेपर आएगा या जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें आपको पता होगा कि टर्म 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेकंड पाली में उस पर लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन का जो संख्या होगा यानी कि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है 19 देखने के लिए मिलेगा। यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 19 होगी। बात करेंगे तीसरे सामान्य निर्देश पे। तो प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें से किसी 5 प्रश्नों के क्या करना है कि अधिकतम 1 वाक्य में क्या करना है, उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न का मान जो है आपका 2 अंक निर्धारित किया गया है। यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के जितने भी प्रश्न हैं उनका अगर आप आंसर देते हो तो आपको प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको 5 ही क्या करना है प्रश्नों के उत्तर देने, ऐसा कहा गया है। बात करेंगे अगले निर्देश पे। तो प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से करीब 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम देख सकते हो 50 शब्दों में देना है। और इसके लिए कितना मिलेगा आपको पर क्वेश्चन पे यानी कि पर आंसर पे आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। और हम लोग बात करेंगे अंतिम निर्देश पे। तो देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तर प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हो कि अधिकतम कितने 100 शब्दों में आपको देने हैं। और इसके लिए आपको कितने मिलेंगे, 5 अंक क्या जाएगा, दिया जाएगा। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और साथ साथ में जैक बोर्ड के रिलेटेड कोई भी वीडियो, चाहे वो न्यूज़ रिलेटेड वीडियो हो या एनसीईआरटी बुक का मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसका बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि एनसीईआरटी बुक के रिलेटेड जितने भी सॉल्व होते हैं, चाहे आप मैथ का बात कर लो, साइंस का बात कर लो या एसएसटी सब्जेक्ट का बात कर लो, तो सबके लिए आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है और अलग अलग टीचरों के साथ क्या किया जाता है, आपकी तैयारी करवाई जाती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो क्या करें, जरूर शेयर कर दें। तो बात करेंगे सबसे पहले, देख सकते हो ये जो आपका खंड क है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यानी कि वेरी STQ टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि इसमें अधिकतम 1 वाक्य में क्या करना है, आपको आंसर देना है। करेंगे पहले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि हेनरी फोर्ड कौन था। क्वेश्चन क्या है, हेनरी फोर्ड कौन था। तो देख सकते हो मैंने क्या आंसर लिखा है कि हेनरी फोर्ड अमेरिका में फोर्ड कंपनी के संस्थापक थे, जिन्होंने आधुनिक युग की भारी मात्रा में उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का क्या क्या था, जनक किया था, या असेंबली लाइन का क्या क्या था, बनाया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक युग में कार निर्माता कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने असेंबली लाइन का क्या किया था, उपयोग किया था या बनाया था। तो असेंबली लाइन का जो उपयोग किया था वो हेनरी फोर्ड ने किया था। और ये फोर्ड नामक कंपनी का क्या था, संस्थापक था। और मैं आपको बता दूं कि जो फोर्ड कंपनी है ये बेसिकली कार निर्माता कंपनी था। क्या था, कार निर्माता कंपनी था। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे असेंबली लाइन का, तो मान लो कि ऐसे करके एक बेल्ट जो है लगा हुआ है।
आप क्या करते हो, इधर चिकन को डालते हो, यानी कि आपका जो मुर्गा होता है, मुर्गा जिसको लोग चिकन बोलते हैं, उसको आप जिंदा डालते हो, और यहाँ आपको क्या होता है कि मुर्गे का पीस आपको मिल जाता है, यानी कि जो भी पीसेस होते हैं वो आपको मिल जाता है। यानी कि मैं आपको बोलूं कि आप अगर यहाँ पे क्या करते हो, आलू डालते हो, जैसे आप यहाँ पे आलू डालते हो, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। ऐसा बात नहीं है। यानी कि मान लो कि ऐसा एक लाइन है, तो जैसे कि मान लो कि सपोज दैट कि हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे आटा को डाला, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे फाइनली हमको क्या मिलेगा, बिस्कुट मिलेगा। क्या मिलेगा, बिस्कुट मिलेगा। यानी कि अगर ये जो यहाँ से यहाँ का जो पूरा का पूरा प्रोसेस पार हुआ, तो इस प्रोसेस में पूरा का पूरा वो सारा काम हो जाएगा जिससे आटा से क्या बन जाए, बिस्कुट बन जाए। यानी कि अभी असेंबली लाइन क्या करती थी कि भाई अगर यहाँ से एक गाड़ी बनाना है हमको, फाइनली यहाँ पे एक गाड़ी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ पूरे का काम क्या करती थी, बनाने का काम कर देती थी, गाड़ी बनाने का काम कर देती थी। यानी कि बीच में जितने भी हो, चाहे गाड़ी के टायर लगाने हो, गाड़ी के नट बोल्ट स्क्रू, जितने भी सारे सामान होते हैं, वो सारे के सारे इस लाइन पे एक पट्टे के सहारे पे क्या होता था कि लगते जाता था, और अंत तक क्या होता था कि जो कार है वो निर्मित हो जाता था। तो इससे उत्पादन जो है बढ़ जाता था। इसके बारे में मैंने एक टॉपिक भी लिया है, आप जाके वो देख सकते हो। तो ये तो रहा है हेनरी फोर्ड के बारे में। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने दुग्ध क्रांति के बारे में सुना था, हम लोगों ने हरित क्रांति के बारे में सुना था, और जितने भी ये क्रांति हुए हैं, जैसे आप हरित क्रांति का बात करो, दुग्ध क्रांति का बात करो, तो उसके बाद उस क्षेत्र के उत्पादन में क्या आई, वृद्धि आई है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि उद्योगों का प्रगति की तरफ बढ़ने का क्रांति है, जिसमें हाथ के बजाय मशीनों का प्रयोग करने का रुझान हुआ। इसकी शुरुआत कब बोल सकते हैं, 1880 से क्या हुआ, तो हुआ था। यानी कि मैं बोल सकता हूँ, एक्चुअली 80 नहीं है, ये कितना होगा, 1750 होगा। कब होगा, 1750। कारण समझिएगा कि 1730 में पहला फैक्ट्री खोला गया था, और 50 से 1780 के बीच में क्या हुआ था कि इस दौरान मैं बोलूँगा कि क्रांति का जो शुरुआत हुआ था। तो ये आप दोनों ही आपको क्या करने, डेट आपको याद रखने हैं। तो ये क्या है, ये एक औद्योगिक प्रगति का तरफ बढ़ने का क्या है, क्रांति है, जिसमें हाथों के बजाय लोग क्या करते हैं, मशीनों की तरफ जो है उपयोग के लिए रुझान बढ़ता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन देख सकते हो कि क्षेत्रीय दल किसे कहा जाता है। क्या है, क्षेत्रीय दल किसे कहा जाता है। तो ऐसा आपको पता होगा कि दो तरह के राजनीतिक दल होते हैं, एक तो होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, और दूसरा क्या होता है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल। चलिए क्वेश्चन है आपका मेरे तरफ से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान में, क्वेश्चन क्या बताओगे कि वर्तमान में कुल कितने राज्य जो नीतिक दल है वे राष्ट्रीय दल है। क्या है, कितने ऐसे राजनीतिक दल है जो क्या है, जो राष्ट्रीय दल है। क्या है, जो राष्ट्रीय दल है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बात करेंगे क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। तो पता होगा कि जब किसी पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, या कम से कम क्या करता है कि 2 सीटों पर जीत हासिल करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय दल बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी पार्टी को, यानी कि राजनीतिक पार्टी को राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, या कम से कम क्या करे, 2 सीटों पे जीत हासिल करे, तो इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय दल। तो इसका 2 तरीका, एक तो 6% क्या करना है, मत लाना है, और दूसरा क्या करना है कि 2 सीटों पे क्या करना है, आपको जीत हासिल करना है। जैसे झारखंड में आपको पता होगा कि झारखंड में कुल मिला के 81 सीटों पे क्या होता है, चुनाव होता है। तो यानी कि कम से कम 2 सीटों पे क्या करना पड़ेगा कि कोई भी राजनीतिक दल अगर जीत हासिल करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्षेत्रीय दल की क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। तो ये तरह क्षेत्रीय दल के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख सकते हो, 4 क्या है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फसल 2 तरीके के होते हैं, एक तो रबी फसल होता है, और दूसरा क्या होता है, खरीफ फसल होता है। दूसरा क्या होता है, खरीफ फसल होता है। तो हम लोग बात करेंगे खरीफ फसल पे। देख सकते हो वे फसलें जिन्हें जून जुलाई में बोए जाते हैं, गौर कीजिएगा, जिन्हें जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर के आसपास क्या होते हैं, काटे जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम खरीफ फसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खरीफ फसल बोलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया, आपको क्या करना है, उदाहरण के साथ बताना है। क्या, उदाहरण के साथ बताना है। तो वे फसल जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के महीने के आसपास में क्या करता है, काटा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। जैसे देख सकते हो, धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया और मूंगफली हो गया, ये उसका क्या है, उदाहरण है। तो चलिए क्वेश्चन मेरे तरफ से आप मुझे बताएं
कि जो रबी फसल होता है, रबी फसल वह कब बोया जाता है और कब क्या किया जाता है, काटा जाता है? आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। बात करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? तो आप इसका आंसर देख सकते हो, ये जो शासन व्यवस्था क्या है, राजतांत्रिक क्या क्या शासन व्यवस्था है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप देख सकते हो ये पीडीएफ प्रीतम एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्रीतम एकेडमी को क्या करें, आप जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको पता होगा कि प्रीतम एकेडमी चैनल, आप जिस चैनल को देख रहे हो वो क्या है, प्रीतम एकेडमी ही चैनल है। तो बात करेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं? विदेशी निवेश से क्या है, आप क्या समझते हैं? तो देख सकते हो कि विदेशी निवेश एक या दो से अधिक देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा औद्योगिक या अन्य सेवाओं में क्या करता है, पूंजी लगाना क्या कहलाता है, आपका निवेश कहलाता है। मैंने क्या बोला कि विदेशी निवेश एक या दो से अधिक देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, है ना, औद्योगिक का बात करो या अन्य सेवाओं पे क्या होता है, पूंजी लगाना ही क्या कहलाता है, आपका निवेश कहलाता है। और विदेशी निवेश का है जब विदेश के लोग क्या करेंगे कि निवेश करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, विदेशी निवेश बोलेंगे। बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? तो देख सकते हो उदारीकरण का क्या अर्थ होता है कि उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना है या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को क्या हो कि बढ़ावा मिल सके। यानी कि उदारीकरण, भाई ये व्यक्ति बहुत उदार है, यानी कि अगर आप उस व्यक्ति के पास जाओगे तो वो, अगर आप उससे कितनों बेईमानी करते हो तो वो क्या करेगा, आपको माफ कर देगा और आपको क्या करेगा, अपना दोस्त बना लेगा। तो जाहिर सी बात है कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है कि ऐसे नियंत्रण से है, यानी कि ऐसे रुकावट या ऐसे नियम कानूनों से है कि जिसमें अगर ढील दिया जाए, जैसे थोड़ा सा अगर ढील दे दिया जाए तो क्या होगा कि उससे जो आर्थिक विकास है उसमें क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे ही चीज़ों को क्या बोलेंगे, उदारीकरण बोलेंगे। बात करेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। किस पे बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या है, बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हम लोग बात करेंगे अगर क्वेश्चन आंसर पे। तो देख सकते हो कि 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। अब ये प्रभाव क्या है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव कि सबसे ज्यादा टाट की बोरियां बनाई जाती थी। आपको पता होगा कि पटसन से क्या होता है कि टाट की बोरियां बनाई जाती थी। टाट जिसको हम लोग जूट बोलते हैं ना, जूट का बोरा, जैसे आलू का बोरा जो आता है उसको क्या बोलेंगे, जूट का ही बोरा हम लोग बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या था, टाट की बोरियां बनाई जाती है। तो जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में क्या हुआ कि 60% से भी ज्यादा क्या आ गया, गिरावट आ गया। चूंकि पटसन से क्या बनाया जाता था, टाट बनाया जाता था। अब टाट की बोरियां बिक नहीं रही है भाई, तो जब बिक नहीं रही है तो जाहिर सी बात है कि उससे संबंधित जो भी वस्तु है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसके भी कीमत में क्या है, गिरावट आएगा। तो जिसके कारण 50% तक क्या हो गया कि जो कपास की कीमत हो गिर गया है। तो पहला कारण था। दूसरा कारण देख सकते हो कि वे दिनों दिन और कर्जे में क्या हो गया, डूबते जा रहे थे। यानी कि ऐसे किसान जो पटसन का उत्पादन करते थे वो लोग क्या करने लगे, वो दिनों दिन कर्ज पे क्या होने लगे, डूबते जा रहे थे। ये रही दो गो आपका, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे क्या है कि क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देख सकते हो 9 क्या है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों? क्वेश्चन सुनिएगा कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों ऐसा कहा गया है? तो देखिएगा आंसर मैंने क्या लिखा है कि चूंकि विक्टोरियाई काल में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। आपको पता होगा कि जब हम लोग के यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, यानी कि विक्टोरियाई काल का मैं बात करूंगा, उस समय हमारे पास यहाँ श्रम का कमी नहीं था। बहुत सारे लोग काम करने के लिए रेडी थे। यहाँ तक कि लोग विदेशों पे भी जाके अनुबंधित पे भी क्या करते थे, काम करते थे। तो इसके अलावा दिसंबर के महीने में आपको पता होगा कि प्रिंटो एवं बुकानाइटो की जरूरत होती थी। ये जो दिसंबर का महीना है इसमें प्रिंटो और बुकानाइटो की जरूरत होती थी। और बंदरगाहों पर जहाज़ों की साफ सफाई के लिए, किसका मैं बात करूंगा, साफ सफाई के लिए आप देख सकते हो के लिए भी मजदूरों की आवश्यकता होती थी। इसीलिए उद्योगपति मजदूरों की प्राथमिकता देते थे। इतना ही नहीं, उस समय का
कालीन जो था, एक कालीन बनता है जो जैसे जमीन में हम लोग बिछाते उसको कालीन बोलते हैं, तो विख्यात था और वो भी काफ़ी सुंदर और मजबूत होता था और इससे भी काफ़ी सुंदर और क्या होता था, मजबूत होता था। तो इसके लिए भी क्या होते थे कि जो जो मैं बोलूँगा कि उद्योगपति जो है वो मशीनों के बजाय मैं बोलूँगा कि एक तरह से मजदूरों के ऊपर क्या होते थे, आश्रित होते थे। तो पहला कारण क्या है कि जो भी प्रिंट होता था या जो भी बुका नाइट होते थे उसके लिए क्या होता था कि आपको मैं बता दूं कि मजदूरों की जरूरत होती थी पहला। दूसरा कि जो भी बंदरगाहों में जो भी जहाज होते थे उन जहाज़ों की साफ सफाई के लिए भी क्या होते थे, मजदूरों की आवश्यकता होती थी। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा कि उद्योगपति प्राथमिक और साथ में जो कालीन होता था वो भी बहुत विख्यात होता था और उसको भी जो बनाया जाता था हाथ से बनाया जाता था। इसके कारण क्या होते थे कि लोग जो हैं वो मशीनों के बजाय कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते थे कि मजदूरों पर डिपेंड होते थे। बात करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि पवन ऊर्जा पर क्या करना है, टिप्पणी करना है। पवन ऊर्जा पर टिप्पणी करना है। तो बात करेंगे आंसर पे। तो देख सकते हो कि भाई बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या? बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को क्या बोलेंगे हम लोग? पवन ऊर्जा बोलेंगे या वायु ऊर्जा बोलेंगे। अब आप समझिएगा कि वायु क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि कभी क्या नहीं होगा, यह खत्म नहीं होगा। तीसरी बात है क्या है कि पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। और पवन चक्कियों के द्वारा क्या होता है कि मैं बोलूँगा कि जो पवन ऊर्जा होता है उसका उत्पादन किया जाता है। अब देखो उसके बाद कि जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा, जो भी वायु की गतिज ऊर्जा है वो आंतरिक ऊर्जा को क्या करता है, जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि आप बोलेंगे जो भी हमारा पवन चक्की होता है उस पवन चक्की के द्वारा जो भी वायु की गतिज ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा के जरिए हम लोग क्या करेंगे, जनित्र के मदद से उसको विद्युत ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। और चौथा पॉइंट क्या है कि विश्व भर में पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये रहा पवन ऊर्जा के बारे में जो भी टिप्पणी हम लोगों ने कर लिया। बात करेंगे आगे। तो देख सकते हो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। तो ऐसे देखोगे कि राजनीतिक दल के निम्नलिखित कार्य होते हैं और उन कार्यों में बात करेंगे तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, चुनाव लड़ना। और दूसरा क्या होता है, सरकार बनाना और जो भी सरकार होता है उसको संचालन करना। तीसरा क्या है कि कानून बनाना। चौथा क्या है, विपक्ष की भूमिका निभाना। पांचवा क्या है, जनमत का निर्माण करना। और छठा क्या है कि सरकार को जनता को सरकार की नीतियों तक क्या करना, पहुंचाना। तो ये सारे जो होते हैं काम किसके होते हैं, राजनीतिक दल का। तो पहला क्या, चुनाव लड़ना। दूसरा सरकार बनाना। तीसरा उसी सरकार का संचालन करना। कानून निर्माण करना। विपक्ष का भूमिका निर्माण। जनमत का निर्माण करना। जनता को माने जो भी जनता को सरकार की नीतियों तक क्या करना, पहुंचाना। ये सारा काम किसका होता है, एक राजनीतिक दल का होता है। बात करेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? जो सूचना का अधिकार कानून है ये लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि सूचना का अधिकार कानून का जो अधिकार हुआ 2005 से प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार मिला है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सूचना का अधिकार वो हमें कब मिला, 2005 से मिला। तो यह कानून विभिन्न जो भी हमको ये जो सूचना का कानून मिला इससे क्या फायदा, इस पे बात करेंगे। तो यह कानून विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए दिशा में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करती है, मदद करती है। यानी कि सरकार क्या करती है कि जो भी समस्याएं आती हैं देश में उन समस्याओं से निपटने के लिए जो भी समाधान करती है। तो जो भी समाधान सरकार ने किया उस समाधान की जानकारी के लिए क्या कर सकते हो, आप इस सूचना के अधिकार का उपयोग करके उनसे सूचना प्राप्त कर सकते हो कि भाई आपने किस तरह से इस समस्या के लिए किस तरह से काम किया, कहाँ पे कितना खर्चा किया, इस तरह की बातें हैं। दूसरा नंबर पॉइंट देख सकते हो कि सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की संबंधित निर्णय की प्रक्रिया, कार्य प्रगति और किसी भी अभिलेख की मांग कर सकता है। तो इस नियम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य है और कार्य के संबंधित जो भी निर्णय हुआ उस निर्णय प्रक्रिया की जो भी कार्य प्रगति हुआ और उस प्रगति में जो भी अभिलेख है उन सारा का हम लोग क्या करते हैं, मांग कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो सरकारी अधिकारी के लिए मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना उसका कानूनी उत्तरदायित्व बन जाता है। तो अगर आपने अगर सूचना का अधिकार मांगा है किसी भी काम को लिए, तो जो भी सरकारी अधिकारी जिससे भी आप मांगोगे, जिस भी क्षेत्र में सरकारी अधिकारी आएगा उसके लिए ये
उपलब्ध कराना एकदम उत्तरदायित्व बन जाता है, उसको उपलब्ध कराना ही होगा। बात करेंगे चौथे पॉइंट पे, तो इससे गोपनीय की जगह प्रशासन में पारदर्शिता आई है। अब देखिएगा पारदर्शिता का मतलब समझिएगा, मान लो कि एक यहाँ पे कपड़ा है, मैं इधर से लाइट मारूंगा और ये लाइट यहाँ से जाके फिर घूम जाएगा, यानी कि लाइट पार नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। और अगर यहाँ से मैं लाइट मारा और यहाँ से अगर वो प्रकाश पार हो गया, इसको बोलते हैं पारदर्शी। यानी कि मान लो कि सरकार यहाँ से कुछ काम कर रही है तो उसके बारे में जनता को क्या होता है, जानकारी होता है और जनता उसकी जानकारी ले सकता है, इसी को क्या बोलते हैं, पारदर्शिता। बात करेंगे पांचवें पॉइंट पर, देख सकते हो कि पदाधिकारी सतर्क। देखिए आप सूचना का अधिकार हो गया तो इससे पदाधिकारी क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं, पारदर्शी हो जाते हैं और निष्पक्ष रहने का के लिए क्या होते हैं, बाध्य हो जाते हैं। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। जैसे कि मान लो कि किसी को जेल हो गया, अब किस कारण से जेल हो गया वो पता नहीं, अब हमारे पास सूचना का अधिकार है तो हम लोग उससे पता कर सकते हैं कि आखिर किसी बंदे को जेल हुई है तो क्यों हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं जो भी अधिकारी है उनको क्या रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और इससे पारदर्शिता और निष्पक्ष की क्या होगी कि भावना रखने में जो लोग होंगे वो बाध्य हो जाएंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बैंकों की आय के प्रमुख स्रोत क्या है। यानी कि जितने भी बैंक होते हैं उनके आय के प्रमुख स्रोत के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर मैं आंसर का बात करूं तो देख सकते हो कि बैंक ऋणों पर अधिक ब्याज लेते हैं और जमाकर्ताओं को कम ब्याज देते हैं। कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज का अंतर बैंकों के क्या होता है, आय का मुख्य कारण होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि बैंक का मुख्य जो मैं बोलूंगा कि स्रोत है आय का, वो क्या है, ब्याज है। क्या है, ब्याज। तो समझिएगा कि मान लो दो व्यक्ति, एक ए व्यक्ति एक बी व्यक्ति है, एक क्या है, लोनदार है और बी लोनदार नहीं है। तो ए क्या करेगा कि जितना भी लोन लेगा तो कहीं ना कहीं बी का ही, अब भाई बैंक में पैसा कहाँ से आता है, अपने ग्राहकों से आता है। तो अब अगर ए अगर पैसा लिया, मान लो कि कुछ भी पैसा इंटरेस्ट में पैसा ले लिया, तो जब ये जमा करेगा तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट बचा, जैसे कि मान लो कि 1000 रुपया इसने उधार लिया, सपोज भाई छोटा व्यक्ति 1000 रुपया उधार लिया, तो अगर इसने 1000 व्यक्ति उधार लिया तो कहीं ना कहीं बैंक क्या करेगा, बी से वो पैसा उधार दे देगा और फिर ए क्या करेगा, ये पैसा जब चुका देगा तो मान लो कि इसका 10% और मान लो कि जब ए चुकाएगा तो उसको इतना रुपया चुकाना पड़ेगा, 1100 रुपया चुकाना पड़ेगा। तो चूंकि 100 रुपया ही बी का था तो उसको 100 रुपया दे दिया और ये 100 रुपया क्या करेगा कि बैंक की वो कमाई हो जाती है। तो इस तरह से क्या करता है, बैंक कमाता है। बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पर, देख सकते हो कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंची है, किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का क्या करना, उल्लेख करना है। तो बोलता है व्यापार और निवेश जो नीति है उसका उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार क्या पहुंचा है, कि सहायता पहुंचा है, उसके बारे में क्या करना है, उल्लेख करना है, 3 बातों का जिक्र करना है। तो अगर मैं बताऊं आंसर के बारे में तो देख सकते हो कि व्यापार तथा निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायता पहुंची है। तो सबसे पहला चीज कि उदारीकरण उद्योग को बाजार के अनुसार क्या करता है, विस्तृत होने की छूट देती है। तो उदारीकरण मतलब क्या कि भाई आप कुछ ऐसा, मैंने बोलूँगा कि कुछ ऐसा प्रतिरोध था जिसको कम कर देने से या हटा देने से विकास हो जाएगा, आर्थिक विकास होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदारीकरण। तो अगर उदारीकरण उद्योगों में हुआ तो उससे बाजार के अनुसार लोग क्या करते हैं कि अपने आप को फैला सकते हैं, ये पहला चीज होगा। दूसरा क्या होगा, अगर मैं बात करूं दूसरा, तो देख सकते हो दूसरा क्या होगा कि निवेश का उदारीकरण नए व्यवसायों की स्थापना करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अगर आप मान लो कि निवेश में आपको उदारीकरण कर रहे हो कि आप चलो भाई कहीं भी आप क्या कर सकते हो कि आप निवेश कर सकते हो, तो उससे कहीं ना कहीं व्यवसाय क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, स्थापना होगा। और तीसरा लाभ क्या होगा, देख सकते हो कि व्यापार के उदारीकरण का अर्थ अनावश्यक व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाने से है, जिसके कारण देश के बीच आयात निर्यात क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो अगर आप उदारीकरण कर देते हो व्यापार में तो कहीं ना कहीं ये जो सीमा शुल्क है वो सीमा शुल्क क्या होगा कि सरल हो जाएगा और लोग आसान मात्रा में क्या करेंगे कि भाई व्यापार करना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन का बात कर रहे हैं जिसको हम लोग को 100 वर्ड में क्या करना है, जवाब देना है। तो बात करेंगे क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति करने के लिए क्या क्या किया। तो भारत से जो भी सूती और रेशमी जो कपड़े आते हैं उनके नियमित आपूर्ति के लिए, यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के या ब्रिटेन के बाजार में जो भी इनका मांग था उस मांग को पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसके बारे में बात करेंगे। देख सकते हो सबसे पहला काम क्या किया कि उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने
करने लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीजों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू किया। तो सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि भाई एक प्रबंध और एक नियंत्रण, एक नई व्यवस्था लागू किया। तो समझिएगा कि सबसे पहले क्या किया कि जो भी कंपटीशन होता था कि मान लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का और किसी दूसरे देश के कंपनी के साथ जो कंपटीशन होता था, तो सबसे पहले उस कंपटीशन को खत्म किया। साथ में जो भी लागतें होती हैं, यानी कि जो भी आपको पैसे देने होते हैं, उस पर क्या किया, अंकुश किया। और साथ में क्या किया कि कपास और रेशम से बनने वाले जितने भी चीज हैं उनके निर्यात के लिए क्या क्या सुनिश्चित करने के लिए आप देख सकते हो प्रतिबंध और एक नियंत्रण क्या क्या, एक नया व्यवस्था क्या क्या लागू किया। यह पहला काम था। दूसरा क्या काम था, देख सकते हो दूसरा काम कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की क्या की कोशिश की। समझिएगा कि कंपनी ने क्या किया कि जितने भी कपड़ा व्यापार में जो भी सक्रिय व्यापारी होते हैं या जो भी दलाल होते हैं उनको सबसे पहले क्या क्या खत्म किया और बुनकरों पर क्या क्या कि प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करने का क्या क्या प्रयास किया। बात करेंगे तीसरा, तो देख सकते हो तीसरा उन्होंने क्या प्रयास किया कि कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने को माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांच करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता है। तो कंपनी ने क्या किया कि जो भी बुनकर होते हैं उन पर निगरानी रखने के लिए कि भाई वो काम कर रहा है कि नहीं, कि कहीं दूसरे यहाँ पे जाके काम कर रहा है। साथ में जितने भी बुनकरों ने अपने काम किए, जो भी माल तैयार किया, उस माल को एक जगह इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता को जांच करने के लिए कि भाई उसको पैसा देके, यानी कि वेतनभोगी क्या क्या कर्मचारी तैनात किया। ये तो तीसरा काम किया। चौथा काम देख सकते हो क्या किया कि कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पैसेगामी रकम दी जाती थी। अब ये पैसेगामी रकम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अग्रिम राशि बोलते हैं। अब ये अग्रिम राशि का मतलब होता है एडवांस। तो कंपनी ने क्या किया कि कोई भी बुनकर अपना माल बाहर नहीं बेचेगा, इसके लिए क्या किया कि कारोबार पर पाबंदी लगाते हुए उनको क्या किया, अग्रिम राशि दे दिया कि लो मैं तुमको पैसा दे देता हूं, जब फसल उत्पादन हो जाएगा तो क्या करना, मुझे दे देना। ये चौथा उन्होंने काम किया। पांचवा काम क्या किया कि एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने कर्ज दिया जाता था कि भाई आप क्या करो कि आपका ऑर्डर मिल गया, आप इतना भारी मात्रा में तो ऑर्डर को पूरा नहीं कर सकते हो, तो क्या करो कच्चा माल खरीदो। उसके लिए क्या किया जाता था, कर दिया जाता था। तो भाई जो भी कर्ज ले लेता था उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, यानी कि जो भी वेतनभोगी व्यक्ति था उससे किसी भी और व्यापारी को क्या कर सकता था, नहीं बेच सकता था। यानी कि अगर आपको कच्चा माल का उत्पादन करना आपने ऑर्डर लिया है तो आप कर्ज लोगे। अगर आपने कर्ज लिया तो जो भी कर्जदाता है वही तय करेगा कि आपका माल किसको दिया जाएगा या किसको नहीं दिया जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया है। किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से क्या कहा जाता है, बेहतर कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं आंसर कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था को अन्य शासन या तानाशाही शासन व्यवस्था से ज्यादा बेहतर बताया गया है। इसके निम्न कारण हैं। तो कारणों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला कारण देख सकते हो कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। ये जो हमारी लोकतंत्र व्यवस्था है ये नागरिकों में क्या देता है, समानता का व्यवस्था देता है। जैसे कि मान लो कि किसी क्षेत्र में अगर तानाशाह है तो बात सही है कि तानाशाह क्या करेगा कि अपने ही कास्ट के या अपने ही जाति धर्म के लोगों को क्या करेगा, ज्यादा बढ़ावा देगा। तो उससे कहीं ना कहीं नीचे के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो ये तो पहला हो गया कि नागरिकों में समानता में क्या होता है, बढ़ावा होता है। दूसरा कि व्यक्ति की गरिमा को क्या करता है, बढ़ाया जाता है। अब अगर सभी को समानता मिले तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति की गरिमा में क्या होगा, वृद्धि होगा। ये तो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या देख सकते हो कि इनमें फैसलों की क्या होती है, बेहतरी आती है। अब अगर लोकतंत्र व्यवस्था होता है तो इसमें आपको पता होगा कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करता है कि जनता पर शासन करने का काम करता है। तो जब वो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए तो जाहिर सी बात है कि वो जब भी किसी काम को करने का प्रयास करेंगे तो वो जनता के बेहतरी के लिए करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इस बार सही से काम नहीं किया तो अगला बार क्या करेगा कि जनता मुझे नहीं चुनेगा। तो इसके डर से क्या करेगा कि फैसलों पे क्या होती है, बेहतरी होती है। चौथा पॉइंट कि टकरावों को टालने और संभालने का क्या होता है कि यह तरीका भी देता है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक नेता अभी के दौर में हर एक नेता हर एक समुदाय का, हर एक धर्म का और हर एक जाति का क्या करती है, प्रतिनिधि करती है। अभी वर्तमान समय का मैं बात कर रहा हूं। तो उससे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि टकरावों को टालने का और संभालने का क्या होता है, एक तरीका देता है।
बात करेंगे पांचवें तरीके पे। जो तरीका क्या है कि आपको पता होगा कि लोकतंत्र में जो भी गलती होती है उसको सुधारने का क्या होता है, गुंजाइश होता है। यानी कि अगर हमारा जो संविधान है, जो हमारा किताब है, उसमें जितनी भी सारी बातें दी गई हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, लोग सुधार सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है कि जो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमको अलग और बेहतर बनाती हैं। बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है। यानी कि मुद्रा जो है आपको पता होगा कि आवश्यकता के दोहरे संयोग को समस्या को किस प्रकार क्या करती है, सुलझाती है। तो बात करेंगे आंसर पे तो देख सकते हो कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे कठिन समस्या आपको पता होगा। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो मुद्रा की जो आवश्यकता है वो दोहरे संयोग की समस्या, जो सबसे बड़ी कठिन समस्या है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली का, उसको क्या करता है, दूर करता है। आप कैसे समझिएगा कि यदि दो व्यक्ति की आवश्यकता संबंधित वस्तु नहीं मिली पाती है तो विनिमय होना असंभव है। तो मुद्रा का उपयोग करके इस समस्या को क्या कर सकता है, समाधान किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए, जैसे समझिएगा कि जैसे मान लिया जाए कि जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त जूते हैं, यानी कि उनको जितना जूता चाहिए उससे ज़्यादा उसके पास जूता हो गया, और वो अपने जूते के बदले गेहूं चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि बाजार में कोई अन्य व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो क्या करेगा कि जूते बेचकर क्या करेगा, मतलब मैं बोलूँगा कि अन्य एक व्यक्ति चाहता है। तो भाई अगर मान लो कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले ही ना कि जो क्या करें कि गेहूं के बदले जूते ले, तो फिर क्या करेगा, उसको घर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मुद्रा है तो क्या करेगा, बाजार जाएगा और क्या करेगा कि जूते को बेच देगा, और जो भी मुद्रा प्राप्त होगा उससे उसकी जो भी आवश्यक संबंधित वस्तु, जैसे इस व्यक्ति को गेहूं चाहिए था तो क्या करेगा, गेहूं खरीद लेगा। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि मुद्रा क्या है, आवश्यक है। बात करेंगे 18वें नंबर क्वेश्चन का। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखें और गन्ना उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले राज्यों के बारे में बात करेंगे। तो गन्ना उत्पादन राज्य, तो ये जो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सारे राज्य क्या है, गन्ना का उत्पादन करते हैं। तो गन्ना का उत्पादन में फिर से बता दूं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब और हरियाणा, इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है, गन्ना का उत्पादन होता है। बात करेंगे क्वेश्चन पे आगे, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 ग्रुप से, एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी जाके ज्वाइन हो जाए, और जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें भी क्या हो, जाके जरूर ज्वाइन हो जाओ, ताकि जितने भी PDF है मैं वो टेलीग्राम में डाल दूंगा तो आपको क्या होगा, वो मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बात करेंगे गन्ना के उत्पादन के भौगोलिक परिस्थिति का। तो समझिएगा कि गन्ना वार्षिक फसल है जो उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में क्या किया जाता है, बोया जाता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा वार्षिक फसल है, तो क्या है, आप देखोगे गन्ना क्या है, एक वार्षिक फसल है, यानी कि हर साल बोया जाने वाला फसल है। ये किन क्षेत्रों में बोया जाता है, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में क्या किया जाता है, बोया जाता है। बात करेंगे तो इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, तथा गन्ना को 75 से 100 सेंटीमीटर क्या चाहिए, वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है और जिस क्षेत्रों में 75 से 100 सेंटीमीटर क्या होती है, वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में गन्ना की खेती क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। बात करेंगे तीसरे भौगोलिक दशा का। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करनी पड़ती है और गन्ना की खेती के लिए अधिक क्या होती है, परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर 75 से 100 सेंटीमीटर मैं बोलूँगा कि आपका वर्षा नहीं होता, वहाँ पे आप सिंचाई करके भी क्या करते हो, गेहूं की खेती लगा सकते हो। और चौथा पॉइंट क्या है कि यह खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में भी क्या कर सकता है, किया जा सकता है। तो ये रहा टोटल क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर लिया। बाकी रहा मैप वर्क। तो मैप पर क्या करना है, आपको खुद से करना है, आप वो क्या कर सकते हो, खुद से ही कर सकते हो। बाकी जितनी चीज़ें नहीं कर सकते हो मैंने आपको वो करा दिया। तो PDF कैसा लगा आपको बताना है, और PDF आपको चाहिए कि नहीं चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है, जरूर कमेंट करना है। और एक बात, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन होता है क्या करें, उसको जरूर प्रेस कर दे, ताकि जितना भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप क्या करोगे, सबसे पहले सीख सकोगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।